वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जी हाँ, आज का वीडियो लेक्चर सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 22 है। आज के इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कोई एक पर्सन यदि किसी जेल में डिटेन्ड है और उसकी ज़रूरत किसी और कोर्ट के अंदर एज ए विटनेस या किसी ट्रायल में किसी प्रोसीडिंग में ज़रूरत होती है तो क्या प्रोसीजर होता है, और इसी से संबंधित प्रोसीजर सीआरपीसी के चैप्टर 22 में ही बताया हुआ है, सेक्शन 266 से लेके 271 तक। इसका टाइटल पे हम चर्चा करेंगे। टाइटल है अटेंडेंस ऑफ पर्संस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। तो पहले छोटा सा एक क्वेश्चन है कि अगर इसके टाइटल में हम यहाँ पर्संस को हटा करके विटनेसेस जोड़ दें, अगर हम यहाँ विटनेसेस लिख दें, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स, तो सीपीसी का कौन सा ऑर्डर आपको याद आता है? 16A। यस, सीपीसी का ऑर्डर 16A यही कहता है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। चलिए, सेक्शन 266 का जो हेडिंग है वो है डेफिनेशंस। दरअसल सीआरपीसी में एक सेक्शन और है जिसका हेडिंग है डेफिनेशंस, और इस तरह से पूरी सीआरपीसी में दो ही ऐसे सेक्शन हैं जो डेफिनेशंस के हेडिंग से रहे, एक सेक्शन नंबर 2 और एक सेक्शन नंबर 266। लेकिन 266 में केवल दो टर्म्स की डेफिनेशंस के बारे में बात कही गई है, एक डिटेन्ड और एक प्रिजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 266 में जो इन दोनों टर्म्स को डिफाइन किया गया है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक्सक्लूसिवली नहीं है, वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मींस क्योंकि दोनों की डेफिनेशंस टर्म्स में इस तरह से लिखा गया है कि डिटेन्ड इंक्लूड्स, प्रिजन इंक्लूड्स। ये लिखा हुआ नहीं है कि डिटेन्ड रेफर्स टू, प्रिजन मींस, यहां लिखा हुआ है डिटेन्ड इंक्लूड्स, प्रिजन इंक्लूड्स। इसलिए इनकी डेफिनेशन को हम इंक्लूसिव डेफिनेशन कहेंगे। अब डिटेन्ड की डेफिनेशन को हम देखते हैं। 266 कहता है डिटेन्ड इंक्लूड्स डिटेन्ड अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, विच लॉ? तो आगे लिखता है प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो लॉज हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, जैसे कि मीसा है, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये जो एक्ट है इनके अंदर यदि किसी को डिटेन किया जाता है जो प्रिवेंटिव है, तब इस पर्सन को कहा जाता है डिटेन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इन्हीं लोगों की, इन्हीं की बात हो रही है, तो इसलिए कहा है डिटेन इंक्लूड्स। और प्रिजन के बारे में क्या कहा है? तो कहा है कि प्रिजन के अंदर भी इंक्लूड होता है एक ऐसी प्लेस जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर से सब्सिडियरी जेल घोषित किया हुआ है। क्या कहता है 266 में? एनी प्लेस विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर टू बी ए सब्सिडियरी जेल, रिफॉर्मेटरी, ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन। अभी जो ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन है, रिफॉर्मेटिव है, ये हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अच्छे से समझ सकते हैं। तो 266 यही खत्म होता है जो केवल दो डेफिनेशंस बताता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 266 को कैसे देखेंगे हम? तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, द वर्ड प्रिजन इंक्लूड्स सब्सिडियरी जेल, रिफॉर्मेटरी, ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ दीज। अब हम चलते हैं सेकंड सेक्शन यानी कि 267। जी हाँ, 267 सेक्शन ही प्रोडक्शन वारंट के बारे में बात करता है। हालांकि प्रोडक्शन वारंट यहां यूज नहीं हो रहा,
लेकिन प्रोडक्शन वारंट मींस 267। और वो कौन से दो फॉर्म हैं जो प्रोडक्शन वारंट की बात बनाते हैं? फॉर्म नंबर 36 एंड फॉर्म नंबर 37। सीआरपीसी का जो वेर एक्ट है हम उसके लास्ट में हम देख सकते हैं फॉर्म्स के अंदर, फॉर्म 36 और 37 सेक्शन 267 से रिलेट करते हैं। 267 के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है उनको वो सेक्शन पूरी तरह से क्लियर नहीं करता। अब बात आती है कि इस तरह का कानून क्यों बनाते हैं, इस तरह के कानून में या कानून के अंदर कुछ इस तरह के शब्द क्यों बना दिए जाते हैं जो पूरी तरह से क्लियर नहीं होते, क्योंकि उसको इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का होता है। और जिस समय वो कानून बनाया गया होता है कुछ जगह छोड़ी जाती है कि आने वाले टाइम में पता नहीं कोई नई चीज आ जाए, कोई नई तरह के अपराध आ जाए, कोई नई तरह की प्रक्रिया काम में लेनी पड़ जाए। अगर गिनती के अगर सपोज 267 की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर वहां यह बता दिया जाए कि अगर कोई पर्सन दूसरी जेल में है और उसको यहां बुलाना है तो हम केवल उसे ट्रायल के लिए या एविडेंस में उसकी जरूरत है तो बुला सकते हैं, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि उस पर्सन को ट्रायल या एविडेंस के लिए ही बुलाया जा सकता है। इसके अलावा यदि उस पर्सन की जरूरत और किसी कारण से है तो नहीं बुला सकते, क्योंकि सेक्शन में तो ये लिखा ही नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स डाल दिए जाते हैं जहां कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या वो इस तरह की परिस्थिति को जो बाद में पैदा हुई है उसको उसमें शामिल करता है या नहीं करता है। तो 267 में कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें समझना है। जैसे 267 का जो 1 है वो क्या कहता है? वो कहता है वेयर एवर, जब कभी, इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। तो 267 का जो क्लॉज 1 है ना, उसमें जो अदर प्रोसीडिंग है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंक्वायरी समझ में आ गया, अगर इंक्वायरी में जरूरत है तो ट्रायल समझ में आ गया। अदर प्रोसीडिंग का क्या मतलब है? अन्य कार्रवाई। अब इस अदर प्रोसीडिंग में क्या आएगा? यही काम अब कोर्ट के ऊपर चला जाता है कि कोर्ट को यदि लगता है कि इस काम के लिए उस पर्सन को लाना जरूरी है तो वो उसमें इंक्लूड कर ले, नहीं लगता तो मत करे। अंडर दिस कोड इट अपीयर्स टू ए क्रिमिनल कोर्ट। अगर यहां पे लिखा होता इट अपीयर्स टू ए कोर्ट तो हमें ये समझ में नहीं आता कि सिविल की बात हो रही है कि क्रिमिनल की। अब चूंकि अंडर दिस कोड है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है तो कोर्ट यहां पे क्रिमिनल कोड की बात कहेगा। इट अपीयर्स टू ए क्रिमिनल कोड। अब क्रिमिनल कोड को क्या लगता है? दैट अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन ए प्रिजन, वो पर्सन जो डिटेन्ड है, शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, उसे लाया जाएगा। किस बात के लिए कोर्ट के सामने? फॉर आंसरिंग टू ए चार्ज ऑफ एन ऑफेंस। कोई ऑफेंस लगा है उसके ऊपर चार्ज बहस हो रही है। ये बात हो रही है कि मिस्टर ए जयपुर में है, मिस्टर ए जयपुर की जेल में है, यहां पे डिटेन्ड है, यहां पर है ये, और जरूरत कहां है इसकी? सपोज इसकी जरूरत है मुंबई में, मुंबई की कोर्ट के अंदर। तो हम समझने क्या चाह रहे हैं
इस पर्सन को मुंबई की कोर्ट में कैसे लाया जाएगा, कैसे लाया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो यहां कहा है कि पहली बात तो ये कि इसे इस कोर्ट में लाने के लिए क्या, तो फॉर्म नंबर 36 और 37 में आपको बता चुका हूं। तो यह कहते हैं कि जब कभी क्रिमिनल कोर्ट को ऐसा लगे कि उसको लाना जरूरी है फॉर आंसरिंग टू ए चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, तो इस सपोज मिस्टर ए जयपुर की जेल में रेप के मामले में बंद है और मुंबई के अंदर मान लीजिए इसने थेफ्ट किया था या फिर इसने रॉबरी करी थी, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जयपुर के अंदर सपोज ने रेप किया, वो अंदर हुआ, उसके बाद इसकी जमानत हो गई, बेल हो गई, बेल हो जाने के बाद ये मुंबई पहुंच गया होगा और मुंबई में पहुंच के इसने मर्डर कर दिया या मुंबई पहुंच के इसने रॉबरी कर दी, फिर वहां से बेल हो गई, या फिर जयपुर के अंदर वो बेल जंप हो गया, फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। और यहां क्या है, मुंबई के अंदर वो उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अब मुंबई में कौन सी स्टेज आ गई, चार्ज बहस की स्टेज आ गई। अब चार्ज बहस के लिए हमको एक्यूज तो चाहिए, लेकिन एक्यूज तो अब मुंबई की कोर्ट में हाजिर नहीं है, वहां तो वकील साहब उसकी वो लगा रहे हैं हाजिरी माफी, लेकिन वकील साहब भी हाजिरी माफी कब लगाएंगे, जब उनको इस बात का पता होगा कि वो बीमार है या नहीं आ सकता है। लेकिन अगर उन्हें यह बात पता है कि वो जयपुर की किसी कोर्ट के अंदर बंद है, तो फिर वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे, मुंबई वाली कोर्ट को, कि साहब मिस्टर ए जयपुर की फलां जेल के अंदर बंद है। अब यहां पे इस कोर्ट को वो आदमी मिस्टर ए चाहिए, तो कैसे आएगा, तो 267 के अंदर एक वारंट जारी होगा उसको बुलाने के लिए। कौन करेगा, किसको करेगा, क्या वो मना कर सकता है या उसको भेजना पड़ेगा। अगर उसकी बहुत जरूरत है और वो नहीं आ सकता, तब कोर्ट क्या करेगी। ऐसे ही सवालों के जवाब आपको यहां चैप्टर नंबर 22 बताता है। तो 267 क्या कह रहा है, 267 कह रहा है आंसरिंग टू ए चार्ज ऑफ एन ऑफेंस और फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग। फिर एक वर्ड आ गया, इससे ऊपर क्या था, अदर प्रोसीडिंग, अब क्या आ गया, एनी प्रोसीडिंग। अब एनी प्रोसीडिंग के अंदर फिर वही इंटरप्रिटेशन आएगा कि क्या ये इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, ये डाल दिया हमने कोर्ट के ऊपर। बी क्या कहता है, दैट इट इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस टू एग्जामिन सच पर्सन एज ए विटनेस। जरूरी नहीं है कि ये कुछ ऑफेंस करके है। सपोज दिल्ली की एक कोर्ट है और यहां पे ट्रायल चल रही है मिस्टर बी के अगेंस्ट, किस बात की, मर्डर की। और मिस्टर ए ने वो मर्डर बी के द्वारा वो मर्डर करते हुए देखा था, और मिस्टर ए बहुत ही आई विटनेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस है। तो 267 का सब क्लॉज का 1 का बी क्या कहता है, इट इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के उद्देश्य के लिए यह जरूरी है। क्या जरूरी है, कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए, जो कहां है, जयपुर में। दिल्ली उसको चाहिए, दिल्ली कोर्ट में एज ए विटनेस, और मुंबई के अंदर हमने क्या बोला, आंसरिंग टू ए चार्ज ऑफ ऑफेंस। आगे लिखा है द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर, द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर। द कोर्ट, तो यहां पे ये जो कोर्ट है ना, द कोर्ट, ये कोर्ट है जो चाहती है, ये वाली या ये वाली दिल्ली वाली, जो कोर्ट उसको बुलाना चाहती है। द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द ऑफेंस, ऑर्डर रिक्वायरिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन। तो एक बात क्लियर हो गई, जो कोर्ट बुलाना चाह रही है वो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन।
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन, जिसके अंदर वो है, वेयर ऑफिसर टू प्रोड्यूस, किस बात का, टू प्रोड्यूस, इसलिए इसका नाम है प्रोडक्शन वारंट, टू प्रोड्यूस सच पर्सन, यानी कि मिस्टर ए, कहां पर, बिफोर द कोर्ट, कौन सी कोर्ट, जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किए, वारंट निकाले, बिफोर द कोर्ट, क्यों, आंसरिंग टू द चार्ज और फॉर द पर्पस ऑफ सच प्रोसीडिंग, यहां अब फिर एक वर्ड आ गया, सच प्रोसीडिंग, अदर प्रोसीडिंग, एनी प्रोसीडिंग, और अब आ गया सच प्रोसीडिंग, एज द केस मे बी फॉर गिविंग एविडेंस, यानी कि उसकी आप किसी एविडेंस के लिए या किसी चार्ज के लिए आंसर देने के लिए, तो ये वाली कोर्ट ऑर्डर निकाल देगी उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन को जिसकी जेल में है। अब 267, अब यहां पे बात, अब समझने की क्या बात है, समझने की ये बात है कि एक केस हुआ और उस केस का नाम है भारती सचदेवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में यह कहा गया कि प्रोडक्शन वारंट नॉट इशूड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अनदर केस, यानी मुंबई में मिस्टर ए कोई ऑफेंस करके आ गए, किया, और वहां उसकी बेल हो गई, और जब बेल एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम एक लाइन भी लिखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करूंगा। अब बेल हो गई, बेल होने के बाद वो जयपुर आ गया, अब वहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो आदमी चाहिए एक्यूज्ड जिसकी बेल हुई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अधूरी पड़ी है। अब वो पर्सन कहां है, जयपुर की जेल में। तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है कि उसको ऑर्डर निकलवाने के लिए कोर्ट को बोलता है, वहां से सपोज वहां से इश्यू हो जाते हैं प्रोडक्शन वारंट, और प्रोडक्शन वारंट किसको जाएंगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन, और वो भेजने से मना कर रहा है। वो भेजने से मना क्यों कर रहा है, वो भेजने से मना इसलिए कर रहा है, वो कहता है सीआरपीसी में 267 के अंदर ये शब्द लिखा हुआ नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं ये आदमी भेजूं। हाँ, अगर आपको एज ए विटनेस के तौर पे लेके जाना है तो ठीक है, अगर इसके ऊपर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, चार्ज वार्ज का काम है, ट्रायल का काम है, तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं नहीं भेजूंगा। बात आती क्यों नहीं भेजोगे, बोले सीआर 267 में लिखा ही नहीं। तो भारतीय सचदेवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले मामले में ये वाली बात आई कि प्रोडक्शन वारंट नॉट इशूड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अनदर केस। कितनी अजीब सी बात है, एक तरफ तो कहा जाता है कि केसेस को जल्दी निपटाया जाए, और इन्वेस्टिगेशन अब इन्वेस्टिगेशन अटक गई, या तो वो वहां से बेल आउट हो तो वहां पर लेके जाए उसे। खैर, दूसरा केस आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस संतोष यादव। ये 2005 का है, भारतीय वाला 1996 का था। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस संतोष यादव, और वहां ये बात कह दिया प्रोडक्शन वारंट इज इशूड फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस इन अनदर केस। किसी और मामले में यदि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको यह आदमी चाहिए तो प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा सकता है। तो अब पिक्चर क्या निकल के आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वेदर प्रोडक्शन वारंट बी इशूड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अनदर केस, आएगा यस, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस संतोष यादव। तो यहां अदर प्रोसीडिंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड है। अब आगे चलते हैं। 267 का 2 ये कहता है कि यदि प्रोडक्शन वारंट कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जारी करता है तो उसको सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन करवाने होंगे। और 267 का 3 ये कहता है कि जब सीजीएम से वो साइन करवाएगा
तो उसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट साथ में भेजना होगा। सीजीएम साहब उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। सीजीएम साहब को ये लगता है क्या, जरूरी है क्या? अगर उसे लगता है कि हाँ ये जरूरी है, बुलाना है, तो वो उसको काउंटर साइन कर देंगे, अदरवाइज वो मना भी कर सकते हैं। ये थी कहानी 267 की। अब बात आती है 268 की, और 268 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 267। 268 एक्सेप्शन है। 268 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, चाहे 267 में ऑर्डर निकल गया हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया है कि ये मिस्टर ए इस डिटेन पर्सन, ये डिटेन पर्सन प्रिजन से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मींस नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह की मनमानी नहीं चल सकती। अगर इसी तरह की उनके स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर ही ये वाली बात हो जाए, तब तो जो बड़े बड़े बाहुबली लोग हैं, जिनकी बहुत अप्रोच है, जो इस तरह के अपराधी हैं, जिनकी साठगांठ होती है कहीं ना कहीं, तो वो तो ऐसा ऑर्डर करवा लेंगे। और अब जहां उनकी अप्रोच है, आराम से बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, और क्या। लेकिन 268 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट यदि इस तरह की बात कहती है कि मिस्टर ए, ये जो पर्सन है, ये और कहीं नहीं जाएंगे, नहीं भेजा जाएगा, तो उनको कारण देने होंगे, उनको रीजन देना होगा। ये ऑर्डर कैसा होना चाहिए? स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब बोलता आदेश, यानी कि उसके अंदर वो रीजंस मेंशन करने होंगे कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है कि नहीं भेजा जाएगा। ये बात कहता है 268। उन्हें वो ग्राउंड्स बताने होंगे। तो कैसे बताएंगे? वो ये बता सकते हैं कि द नेचर ऑफ द ऑफेंस, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उसका द्वारा किया गया अपराध का जो नेचर है, ऑफेंस का जो नेचर है, वो बहुत खतरनाक है। वो ये बता सकती है कि इस आदमी को यदि भेजेंगे तो बहुत सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, और जिसमें इसके भागने के चांस ज्यादा है। इसको यदि इस जेल से बाहर निकालेंगे तो इसके जो साथी लोग हैं वो इसको फायरिंग, हमला करके शूट करके और उसको ले जाएंगे या उसको मार डालेंगे, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के रीजंस देती है तो स्टेट गवर्नमेंट 267 की कॉम्प्लायंस होने से रोक सकती है। अब 269 आता है। 269 क्या कहता है? 269 कहता है ऑफिसर इंचार्ज इन प्रिजन, जिसको हमने भेजा है ऑर्डर, वो भी मना कर सकता है। अब वो मना किन कारणों पे कर सकता है? तो पहला रीजन तो ये वाली बात आपको समझ में आएगी कि ऑफिसर इंचार्ज कह देगा कि भैया हम नहीं भेजेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने मना किया है। ये बोले अच्छा ऑर्डर दिखाओ, बोले ये देखो ये रहा ऑर्डर। उस ऑर्डर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर कि भाई इस फला आदमी को नहीं भेजना है जब तक इसकी ट्रायल यहाँ पे पूरी नहीं हो जाती, तो वहां लिखा हुआ भी होगा कि किन कारणों से। या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन कह देगा कि ये बहुत बीमार है, अगर इसको यहां से वहां इतना लंबा सफर करवाएंगे तो इसकी जान को खतरा है, ये मर भी सकता है, इतना बीमार है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, भाई इसका प्रॉपर इलाज हो जाने दो फिर ले जाना। या फिर बी क्या पॉइंट कहता है? 269 का जो बी है वो कहता है इज अंडर कमिटल फॉर ट्रायल और अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग ए प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा यहां पे एक वर्ड है पेंडिंग। ये कह रहा है कि भैया जब तक पेंडिंग है हम इसको नहीं भेजेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरी हो जाने दो ट्रायल, तब तक क्या वो बैठे रहेंगे? तो क्या बंबई में या फिर दिल्ली में वो जो ट्रायल चल रही है वो रुकी रहेगी? तो यहां पेंडिंग का मतलब ये नहीं है, यहां पर ये है इसका मतलब कि यदि जयपुर की कोर्ट के अंदर तारीख पड़ी है 10 जून और उसके बाद उसकी तारीख पड़ती है सपोज 15 नवंबर, हालांकि पेंडिंग है लेकिन बीच में कितना टाइम का गैप है, तो इस टाइम पर हम उस आदमी को वहां, इस पर्सन को, डिटेन पर्सन को हम भेज सकते हैं। तो अगर कब नहीं भेज सकते? जब तारीख पड़ी है 10, फिर 2 दिन बाद की तारीख पड़ गई, फिर 2 दिन की बाद की तारीख पड़ गई,
या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर आए हुए हैं हायर कोर्ट से कि इसकी ट्रायल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, तो इसे बोलते हैं एक्चुअल प्रोग्रेस। अगर एक्चुअल प्रोग्रेस में चल रही है तो कोई बात नहीं, और अगर 2-2 महीने की तारीख पड़ रही है तो उसे हम पेंडिंग कहते हुए रोक नहीं सकता ऑफिसर इंचार्ज, तब उसको भेजना पड़ेगा। सी कहता है कि is in custody for a period which would expire before the expiration of the time required for complying with the order। यानी कि हम उस ऑर्डर की कॉम्प्लाइंस करेंगे 3 दिन 4 दिन के लिए, उतने में तो इसकी सजा ही पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर उसकी सजा पूरी होने में ही अगर 1-2 दिन बाकी है तो इसकी सजा यहां पूरी हो जाने दो, फिर हम आपको भेज देंगे विद द ऑर्डर एंड फॉर टेकिंग हिम बैक टू द प्रिजन इन विच ही इज कन्फाइंड। इतनी अवधि के लिए अभिरक्षा में है जितनी आदेश का करने के लिए, और उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध है उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती है। उसको वापस वो जब यहाँ आएगा तो उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन कहेगा कि इसकी सजा पूरी हो जाए, 2-3 दिन की बात है, आप नेक्स्ट डेट ले लीजिए, फिर इसको भेज देंगे। आराम से तसल्ली से जो करना है इसका वहां पे इलाज करते रहना। और डी ऑप्शन तो कह ही रहा है, डी तो कह ही रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन शैल एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट द कोर्ट्स ऑर्डर एंड शैल सेंड टू द कोर्ट ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर सो एब्सटेनिंग। और वो रीजंस देगा, फिर बाद में वो रीजंस उस वारंट के साथ लेकर के मुंबई या दिल्ली जहां से भी वो आया वो चला जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 269 के प्रोविजो की। वो ये कहता है कि जो कोर्ट प्रोडक्शन वारंट जारी करके उसे बुला रही है, यदि वो कोर्ट और उस जेल से जहां पे वो बंद है 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर है और बुला रही है फॉर गिविंग एविडेंस, तब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन, बी ऑप्शन जहां लिखा हुआ है था कमिटल फॉर ट्रायल ऑफ पेंडिंग वाली बात, उस बी ऑप्शन के आधार पर मना नहीं कर सकता क्योंकि 25 किलोमीटर के दायरे में ही है। इसके बाद आता है 270 कहता है कि ये तो समझ में आ गया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन जो है वो 267 की कॉम्प्लाइंस कर देगा और उसको वहां भिजवा देगा, लेकिन वो कब तक वो लोग रखेंगे, यानी मुंबई या फिर दिल्ली कोर्ट जो उसे बुला रही है उसे कब तक रखेंगे। तो 270 कहता है until he has been examined या the court authorizes him to be taken back to the prison in which he was confined or detained। ठीक है, दिल्ली और मुंबई इन कोर्ट का वो काम हो गया जिस काम के लिए प्रोडक्शन वारंट भिजवाया गया था। अब वो कोर्ट उसको वापस सेंड बैक, वापस उसको भेज देगी जहां वो कन्फाइंड था। 271 को समझने के लिए सीआरपीसी का 284 भी देखना पड़ेगा। 284 क्या कहता है? 284 कहता है व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस मे बी डिस्पेंस्ड विद एंड कमीशन इशूड। तो यहां 271 ये भी कहता है कि 284 की कार्रवाई की जा सकती है यदि वो जयपुर में जो बंद है वो किसी कारण से बहुत खर्चीला होगा उसको लाना, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार है। ऐसी स्थिति में इशूइंग कोर्ट एक कमीशन जारी करेगा, यानी एक कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, एक कमीशन जारी कर देगा और वो आकर के वहां जो भी काम करना है उसे एग्जामिन करना है, जो करना है वो कर लेगा। तो 271 क्या कहता है कि 284 की कार्रवाई भी यहां पर की जा सकती है। तो ये था सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 22 266 से लेके 271 तक, और यहां पे हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।